हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की समरी को कवर करेंगे और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले की दो वीडियो में मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट तरीके से समझाया है, जो दो पार्ट में है। आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दी गई है उन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी उन वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो हमने अब इस समराइज कर रहे हैं हमें चैप्टर को। तो हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है कि मैटर पार्टिकल का बना होता है। द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। 3 स्टेट्स में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड्स, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मिनिमम इन गैसेस। मैंने बताया था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उनसे कम होता है और गैसेस में सबसे कम होता है। द स्पेसेस इन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आर मिनिमम इन द केस ऑफ सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मैक्सिमम इन गैसेस। देखिए, जो स्पेस होता है, क्योंकि सॉलिड में मैंने बताया था कि उसके पार्टिकल्स क्या है, क्लोजली पैक होते हैं, तो उनके बीच में स्पेसेस सबसे कम होगा और उनका मूवमेंट की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो भी सबसे कम होगा। मूवमेंट कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सबसे कम होगी। इससे ज़्यादा लिक्विड में स्पेस ज़्यादा होता है, पार्टिकल्स ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं तो उस वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है। और गैसेस में स्पेसेस लिक्विड से भी ज़्यादा होता है और पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूवमेंट करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मोस्ट ऑर्डर्ड इन द केस ऑफ सॉलिड्स। इन द केस ऑफ लिक्विड्स, लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स कैन स्लिप एंड slide over each other, while for gases there is no order, particle just move about randomly। देखिए, सॉलिड में क्या है, उनका अरेंजमेंट एकदम ऑर्डर में होता है पार्टिकल्स का। ठीक है, वो एकदम फिक्स प्लेसेस पर रहते हैं और बहुत ही कम वाइब्रेट करते हैं, तो वो ऑर्डर इनका एकदम फिक्स रहेगा। लेकिन लिक्विड्स में क्या होता है, उनके बीच में स्पेसेस होता है तो एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं उनकी लेयर जो होती है। ठीक है, और गैसेस में कोई ऑर्डर नहीं होता, स्पेसेस बहुत ज़्यादा होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी जाती होती है, वो तो रैंडमली मूव करते रहते हैं। ठीक है, द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल। द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाई चेंजिंग टेम्परेचर ऑफ प्रेशर। ठीक है, जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये इंटर कन्वर्टिबल है, मतलब एक से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। और किसकी हेल्प से? टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके हम ये स्टेट को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। बता दिया था सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में गैसेस स्टेट में डायरेक्ट चले जाना विदाउट बीइंग इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, लिक्विड स्टेट में आए बिना। डिपोजिशन इज द चेंज ऑफ गैसेस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। ठीक है, डिपोजिशन और सब्लिमेशन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, उल्टे हैं। ठीक है, सब्लिमेशन में सॉलिड से गैसेस स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्ट होता है, डिपोजिशन में गैसेस स्टेट से सॉलिड स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्ट होता है, लिक्विड स्टेट में नहीं आता है मैटर। ओके, बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क वॉल ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए बॉइलिंग में क्या होता है, पूरे पार्टिकल जो होता है, इसलिए बल्क फिनोमिना बोला गया। पूरे पार्टिकल क्या होता है, लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ओके, इवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमेना, बताया था। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू वेपर स्टेट। ठीक है, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, यानी सरफेस पे परत पे होने वाला फिनोमेना है। इसमें क्या करते हैं, पार्टिकल्स अपने सराउंडिंग से क्या होता है, एनर्जी लेते हैं और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को क्या होता है, ब्रेक करके ऊपर मूव कर जाते हैं, जिससे वो गैसेस स्टेट यानी वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, द टेम्परेचर, द ह्यूमिडिटी एंड द विंड स्पीड। ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन की इवेपोरेशन कम होगा या ज़्यादा होगा, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि एरिया एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर पे कितना एरिया एक्सपोज हुआ है, कितना एरिया है उसका। द टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड पे डिपेंड करता है। इवेपोरेशन कॉजिंग कूलिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होता है।
Latent heat of vaporization is the heat energy required to change 1 kg of liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point। देखिए ऊपर भी चैप्टर में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बिल्कुल अगर यही लिख देंगे तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में चेंज करना एक फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। सॉरी, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर जो हीट रिक्वायर्ड हमें होगी, हीट की ज़रूरत हमें पड़ेगी, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगी, यानी उसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा उस टाइम पे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये मैंने समझाया था आपको पहले ही, ठीक है। सम मीजरेबल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वांटिटीज़ दी हैं, उनकी यूनिट दी है और सिंबल किस तरह से उनको डिनोट किए हैं। टेम्परेचर केल्विन में नापा जाता है, चैप्टर में आया कई बार, सिंबल के से। लेंथ मीटर में, एम पता ही है आपको, मास किलोग्राम केजी, वेट न्यूटन में नापा जाता है, एन, ठीक है। वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब सिंबल। डेंसिटी, डेंसिटी क्या था हमारा, मास पर वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना मास होता है, तो मास किस में आएगा, किलोग्राम में, ठीक है, और वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में, तो ये हो जाएगा किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। प्रेशर पास्कल, ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल, ठीक है। टेम्परेचर आपको केल्विन में दिया है, इसको सेल्सियस स्केल में दिया बदलना है। देखिए मैंने बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 273 केल्विन, यानी अगर हमें सेल्सियस से केल्विन में कोई चीज़ चेंज करनी है तो उसमें 273 ऐड कर देंगे, और केल्विन से सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में अगर हमें टेम्परेचर चेंज करना है तो उसमें 273 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें आप 293 केल्विन है, इसमें 273 अगर माइनस कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आपका, 20 डिग्री, ओके। नेक्स्ट आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल, इसे दूसरा केल्विन स्केल में चेंज करना, मैंने अभी बताया डिग्री सेल्सियस में दिया है, केल्विन स्केल में चेंज करना है। इट मीन्स आपको 273 इसमें ऐड कर देना होगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप अपने आप कीजिएगा, ओके। गिव रीज़न फॉर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन के लिए अब हमें रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों होता है। नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपेयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, ठीक है। जब हम नेफ्थलीन बॉल है वो टाइम के साथ धीरे धीरे पास होता है, वो क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। ऐसे क्यों होता है, देखिए क्योंकि नेफ्थलीन बॉल्स सब्लाइम एंड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसेस स्टेट विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, ठीक है। तो जो हमारे नेफ्थलीन बॉल्स होते हैं वोलेटाइल होते हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो ये क्या करते हैं, डायरेक्टली वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं, सॉलिड स्टेट से वेपर स्टेट में। तो वेपर ऐसे आई से दिखाई नहीं देता है, तो हमें कुछ जो नेफ्थलीन बॉल्स है उसमें कुछ नहीं बचता है, ठीक है, हमें कुछ नहीं, ये बोल रहे हैं, ठीक है। विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, कोई सॉलिड उसमें नहीं बचता, यानी डायरेक्ट स्टेट में चेंज होता है। इसके पीछे का रीज़न है आपको बता दिया मैंने, सॉलिड से डायरेक्टली गैस स्टेट में चेंज हो जाता है, सब्लाइम हो जाता है नेफ्थलीन बॉल्स, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन, ठीक है। मैंने ब्रैकेट में हाईलाइट करके बताया है कि इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन, ओके। वी गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, ठीक है। हम परफ्यूम की स्मेल बहुत दूर से क्यों पहचान लेते हैं, देखिए क्या होता है, बिकॉज परफ्यूम वोलेटाइल, ठीक है, सॉरी परफ्यूम कंटेन, यहाँ पे कंटेन आना था, परफ्यूम कंटेन वोलेटाइल सोलवेंट विच डिफ्यूजेस फास्टर इन एयर एंड रीच टू पीपल सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, ठीक है। जो परफ्यूम यूज़ करते हैं उसमें जो मैटर होता है, ठीक है, वो एक वोलेटाइल सोलवेंट होता है। वोलेटाइल सोलवेंट में बहुत जल्दी क्या हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है। तो जैसे ही वो हम उसको स्प्रे करते हैं तो उसके पार्टिकल बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाते हैं एयर के साथ, ठीक है, बहुत फास्ट डिफ्यूज़ हो जाते हैं। आपको पता है गैस सबसे फास्ट डिफ्यूज़ होती है, ठीक है, तो इसीलिए दूर बैठे बंदे को उसकी स्मेल आ जाती है, ठीक है। गैस डिफ्यूज़ फास्टर, बहुत जल्दी डिफ्यूज़ होता है, ओके। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के, यानी सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। देखिए अभी क्या है, मैंने आपको बताया था क्या कि सॉलिड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में
सबसे कम होता है और गैस में लिक्विड में उससे कम होता है और गैसेस में सबसे कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए वो उसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं। तो देखिए वाटर, शुगर, ऑक्सीजन, इसमें से गैस कौन सी है? तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन, तो ये क्या जाएगी आपके पहले नंबर पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका दिया है क्या, वाटर और शुगर, वाटर लिक्विड आ गया, तो सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा, वाटर हो जाएगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हमारी क्या हो जाएगी, सॉलिड स्टेट में जो है वो हो जाएगी हमारी शुगर। ओके, तो पहले पे ऑक्सीजन, दूसरे पे वाटर, तीसरे पे शुगर। नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, ठीक है। हमें वाटर की फिजिकल स्टेट बतानी है कि किस स्टेट में होगा इस टेम्परेचर, देखिए 25 डिग्री सेल्सियस है। हमें पता है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, जिस पे वाटर जम जाता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉइलिंग पॉइंट जब उबलने लगता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इन बिटवीन अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो कौन सी स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो इसी स्टेट में, ठीक है, इसी स्टेट में किस में हो जाएगा वो, लिक्विड स्टेट में। ओके, इसलिए मैंने बना दिया एल, लिक्विड स्टेट में हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, तो वाटर फ्रीज होना शुरू हो जाता है। तो उस स्टेज में इस टेम्परेचर पे वाटर हमें दोनों स्टेट में मिलेगा, ठीक है। हमें लिक्विड स्टेट में भी मिलेगा और सॉलिड स्टेट में मिलेगा एज ए आइस, ठीक है। और हमारा थर्ड है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी वाटर उधर बॉईल कर रहा होता है और वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो इस स्टेट में भी वाटर हमें 2 स्टेट में मिलेगा, एक होगा लिक्विड, ठीक है, और दूसरी होगा हमारा गैसेस स्टेट में। ओके, समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, गिव 2 रीज़न टू जस्टिफाई, हमें रीज़न बताना है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ लिक्विड। वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। देखिए रूम टेम्परेचर क्या होता है हमारा, 37 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स होता है। तो ये 0 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। अगर इसके बीच में होता है तो वाटर क्या होगा, ठीक, वाटर रूम टेम्परेचर लिक्विड स्टेट में होगा, क्योंकि ना ही वो फ्रीजिंग पॉइंट पे है ना ही बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है। ओके, ये हो गया। एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे आयरन अलमीरा सॉलिड फॉर्म में होती है, ठीक है। देखिए कोई भी मेटल है जैसे आयरन है, ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कब हो जाएगी, जब इनका मेल्टिंग पॉइंट रीच हो जाएगा, यानी ये मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो सॉलिड स्टेट में हो गए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज हायर देन द रूम टेम्परेचर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है वाई इज आइस एट 273 केल्विन आर, ये आर था, आर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। आइस का कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा क्यों होता है 273 केल्विन पे, और वाटर का इसी टेम्परेचर पे उतना कूलिंग इफेक्ट क्यों नहीं होता। देखिए आइस जब मेल्ट होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जब वो फ्यूज़न हो रहा होता है, उसका मेल्टिंग को हम फ्यूज़न भी बोलते हैं, तो उसको क्या चाहिए थी, एक एक्स्ट्रा हीट, एक्स्ट्रा एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, उस फ्यूज़न होने के लिए। तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से लेगा, वो अपने सराउंडिंग से लेगा। तो जब सराउंडिंग से एनर्जी ले लेगा तो वहाँ पे क्या कूलिंग इफेक्ट दे देगा। ओके, ठीक है, तो इसीलिए आइस का कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग बिकॉज आइस एट 273 केल्विन विल एब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, जिसको हमने देखे क्या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न भी बोलते हैं, ठीक है, बताया था आपको, फ्रॉम द मीडियम टू कन्वर्ट द वाटर, ठीक है, जिस मीडियम में है उसे पानी में बदलने के लिए आइस को, तो क्या एक हीट एब्जॉर्ब करेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहलाएगा, इसलिए वो क्या होगा, उसका कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा बजाय कि वाटर की, क्योंकि वाटर ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम, ठीक है। ओके, ये दोनों क्वेश्चन मिक्स हो गए हैं, थोड़ा इनमें गैप होना चाहिए था। देखिए सबसे ज़्यादा जलन किससे होती है, बॉइलिंग वाटर से, उबलते हुए पानी से, या फिर स्टीम से, ठीक है, स्टीम से ज़्यादा बर्न होता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका स्टीम, ठीक है, स्टीम इसका सही आंसर होगा। क्यों इसका सही आंसर होगा स्टीम? देखिए स्टीम में क्या होता है, स्टीम के अंदर होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो और बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे जब होता है उसके अंदर वो
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं होती, यानी उसमें जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर तो सेम ही रहता है, लेकिन वाटर को वेपराइज होने के लिए मैंने चैप्टर में बताया था उसको क्या है, एक एक्स्ट्रा हीट की ज़रूरत होगी उस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए पार्टिकल्स के, जिससे वो गैसेस स्टेट में जाएगा। तो वो हीट एब्जॉर्व करता है, जिस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो उसी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से हमें स्टीम से ज़्यादा जलन होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। नेम ABCDE एंड F इन द फॉलोइंग डायग्राम एंड चेंज इन इट्स स्टेट। देखिए इस डायग्राम में जो चेंज हो रही है इमेज, इसमें हमें बताना है, ठीक है, कि ABCD ये जो प्रोसेस है इनके जगह पर क्या होगा। देखिए सबसे पहले इधर दिया हुआ है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, ए। देखिए सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना हम क्या बोल सकते हैं, फ्यूज़न। आपकी बुक में मैंने एक फिगर बताया था कि अगर आप इसको देख लोगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इससे पहली वीडियो में मैंने वीडियो का थंबनेल भी वही इमेज बनाया, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है, ठीक है। वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर जाकर देख सकते हैं। तो ए प्रोसेस सॉलिड से लिक्विड में जाना, फ्यूज़न कह सकते हैं आप, मेल्टिंग कह सकते हैं, या फिर लिक्विफिकेशन भी बोल सकते हैं। ओके, बी प्रोसेस क्या है, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाना। ये क्या हो जाएगा हमारा, लिक्विड से गैस, यानी कि लिक्विड से वेपर, यानी वेपर बन रहा है तो हो जाएगा वेपराइजेशन, ठीक है। सी प्रोसेस क्या है, गैस से लिक्विड में बन रहा है तो कंडेंसेशन, आपको बताया था, ठीक है। डी प्रोसेस में क्या है, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। जैसे लिक्विफिकेशन था, लिक्विड में चेंज हो रहा था, सॉलिड में चेंज होगा तो सॉलिडिफिकेशन। उसके बाद ई प्रोसेस दिया है, ई क्या है, सॉलिड से आपका डायरेक्टली चेंज हो रहा है गैस में, ठीक है, ई प्रोसेस है। तो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज होने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। समरी में बताया है, चैप्टर में बताया है, ओके। और एफ प्रोसेस हमारा क्या है, गैस से डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाना। सब्लिमेशन का जस्ट अपोजिट क्या होता था हमारा, डिपोजिशन। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पर ये आपका सभी चैप्टर के क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर अभी कंप्लीट हो गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट कीजिए जैसा आपको लगता है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू।